हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर में। दोस्तों, आज हम जो पोयम डिस्कस करेंगे वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की क्रॉसिंग द बार। ये पोयम टेनिसन ने 1889 में लिखी थी, जिसके 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी। ये एक एलजी है और टेनिसन का ऐसा कहना था कि ये उनकी आखिरी पोयम है, यानी कि इसे सबसे लास्ट में पब्लिश किया जाए और अगर इसके बाद वो कुछ लिखते भी हैं तो उसे पब्लिश ना किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस पोएम को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं, क्रॉसिंग द बार। बार का मतलब होता है लाइन, यानी कोई एक लाइन है जिसे क्रॉस करना है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझना होगा। देखिए, यहाँ पर टेनिसन ने जीवन की तुलना, हमारी जिंदगी की तुलना एक नदी से की है। और नदी जहाँ पर समुद्र से मिलती है, वहाँ पर एक सैंड बार अपने आप लहरों की वजह से बन जाती है। और नदी को समुद्र से मिलने के लिए उस सैंड बार को पार करना होता है। तो उन्होंने हमारे जीवन की तुलना एक नदी से की है। तो यानी कि हमें भी आफ्टर लाइफ से मिलने के लिए जिस बार को पार करना होता है वो डेथ है। यानी कि जब हम डेथ को पार कर जाते हैं, तभी हम आफ्टर लाइफ में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि दो चीजें आप बहुत अपने मन में बिठा के रखें। जब पोयम में बार शब्द का प्रयोग हो तो इसका मतलब है डेथ। और जब सी का प्रयोग हो, यानी समुद्र जब आए, तो उसका मतलब है आफ्टर लाइफ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सनसेट एंड इवनिंग स्टार, यानी कि सूर्यास्त हो गया है और इवनिंग स्टार यानी कि वीनस दिखाई दे रहा है, यानी कि बिल्कुल दिन समाप्त होने वाला है। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, और मेरे लिए एक स्पष्ट बुलावा सुनाई दे रहा है, यानी मैं एक बिल्कुल स्पष्ट बुलावा सुन सकता हूँ। तो देखिए, पहली लाइन जो है इसमें तो ये बता रहे हैं कि सनसेट हो गया है, इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, दिन समाप्त होने वाला है। लेकिन अगर इसे दूसरी लाइन के साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि जिस तरह दिन खत्म होने वाला है, ढलने वाला है, उसी तरह से मेरा जीवन भी समाप्त होने वाला है। और मुझे जो बुलावा सुनाई दे रहा है, कौन बुला रहा है? मे बी गॉड। आगे देखते हैं। एंड मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार। तो आपको बताया था कि जब भी बार शब्द आए तो उसका मतलब है डेथ। तो ये क्या कह रहे हैं कि मे देयर बी नो मोर्निंग। मोर्निंग मतलब क्राइंग। तो जो राइटर है वो चाहते हैं कि जब उनकी डेथ हो तो उस समय कोई मोर्निंग ना हो, यानी कोई भी उनके फ्रेंड या फैमिली मेंबर रोए नहीं। वेन आई पुट टू सी, जब मैं कहाँ पहुंचूं? सी यानी कि आफ्टर लाइफ, यानी कि मेरी डेथ पर, जब डेथ के बाद मैं आफ्टर लाइफ में जा रहा हूँ, तो इसलिए कोई मोर्निंग नहीं होनी चाहिए, कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए। वो ऐसा चाहते हैं। बट सच ए टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप। लेकिन जो जो टाइड, जो लहर उन्हें बार को क्रॉस कराए, यानी जिस लहर के साथ वो बार को क्रॉस करें, यानी डेथ को क्रॉस करें, वो कैसी होनी चाहिए? टू फुल ऑफ साउंड एंड फोम। वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें कोई साउंड ना हो, कोई फोम ना हो, यानी कि वो बिल्कुल शांति से, ऐसा लगे जैसे सो रहे हैं, बिल्कुल शांति से वो डेथ तक पहुंचना चाहते हैं, डेथ को पार करना चाहते हैं, यानी वो सुकून से मरना चाहते हैं। ऐसा वो इन दो लाइंस में कह रहे हैं। When that which drew from out of the boundless deep turns again home। देखिए, ये दो लाइनें समझने के लिए आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रेन को समझना पड़ेगा और कुछ मीनिंग्स भी समझ लीजिए। बाउंडलेस डीप, बाउंडलेस डीप का मतलब है सी, यानी समुद्र, अनंत गहराइयां यानी कि समुद्र। और ड्रिव आउट का मतलब है निकलना। तो जिस तरह से नदी का पानी वहीं पहुंच जाता है जहां से वो निकलता है, यानी कि जो समुद्र है, सबसे पहले समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, वही पानी नदियों में जाता है और नदी से वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो जिस तरह से ये पानी अपनी ही जगह पे पहुंच जाता है जहां से वो निकला है, टर्न्स अगेन होम, वापस अपने घर पहुंच जाता है, उसी तरह मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से मैं आया हूँ, यानी आफ्टर लाइफ से इस दुनिया में आया हूँ और अब डेथ के बाद बार को क्रॉस करके वापस मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो ये दुनिया उनका घर नहीं है और डेथ के बाद वो वापस अपने घर पहुंच जाएंगे। ट्वाइलाइट एंड इवनिंग बेल। तो देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने सनसेट का जिक्र किया था। तो अब बात उससे थोड़ा और आगे पहुंच गई है और आगे का समय आ गया है, ट्वाइलाइट हो गई है। ट्वाइलाइट मतलब शाम का जो धुंधलका होता है, थोड़ा अंधेरापन शुरू हो जाता है, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। तो ट्वाइलाइट हो गई है और इवनिंग बेल की आवाज़ भी इन्हें सुनाई दे रही है। दोस्तों, चर्च में
इवनिंग बेल कब बजती है? जब शाम होने लगती है, रात के पहले इवनिंग बेल बजती है। तो ट्वाइलाइट हो गई है और उन्हें इवनिंग बेल की आवाज भी सुनाई दे रही है। एंड आफ्टर दैट द डार्क, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर डार्क का मतलब क्या है? डार्क का मतलब है डेथ, यानी कि अब बिल्कुल मेरी मौत जो है वो निकट आ गई है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, और इसमें कोई भी जो है वो चाहते हैं कि उनके फेयरवेल पर कोई सैडनेस ना हो, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो कोई दुखी ना हो। व्हेन आई एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है किसी शिप पर सवार होना। तो जब वो उस टाइड पर सवार हों जो उन्हें इस लाइफ से पार ले जाकर आफ्टर लाइफ में ले जाएगी, तो कोई भी फेयरवेल का सैडनेस नहीं होना चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। For though from out our born of time and place, the flood may bear me far। तो देखिए, बॉर्न का मतलब होता है कोई बाउंड्री या लिमिट। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फ्लड में बियर मी फार, और वो जो फ्लड होगी वो मुझे इतनी दूर ले जाएगी कि जहां पर कोई टाइम की लिमिट नहीं है और कोई प्लेस की कोई बाउंड्री भी नहीं है। इतनी दूर वो फ्लड मुझे लेकर जाएगी, ऐसी जगह पर। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, और वहां पर क्या होगा? मैं अपने पायलट को फेस टू फेस मिलूंगा। पायलट कौन है? जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि गॉड। तो आफ्टर लाइफ में मैं अपने पायलट से फेस टू फेस मिलूंगा। व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, ऐसा कब होगा? जब मैं बार को यानी डेथ को क्रॉस कर जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर क्रॉस्ड शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन क्रॉस्ड लिखा है। क्रॉस्ड शायद वो क्राइस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? जब उनकी डेथ हो जाएगी, वो बार को क्रॉस कर जाएंगे, तो वो अपने पायलट से मिलेंगे, गॉड से मिलेंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पोएम ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।